हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 14 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 15 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोलॉजिकल जो रिजर्व होते हैं उनके मध्य क्या डिफरेंस होता है। साथ ही क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन पूल सेंटर और अन्य कई सारी शब्दावलियों, होप स्पोर्ट आदि का अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मध्य क्या डिफरेंस है। हमने इनकी बेसिक चीज़ को पिछले पार्ट में पढ़ लिया था कि आखिरकार क्रोड रीजन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, और साथ ही हमने ये देखा था कि राष्ट्रीय उद्यान का गठन किस एक्ट के अंतर्गत होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किस एक्ट के अंतर्गत होता है। उम्मीद है आपने वो सारे पार्ट्स काफ़ी गहनता से देखे होंगे। तो आज हम उसी की आगे की स्टोरी को देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम अलग अलग इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और फिर हम ये समझ जाएंगे कि वास्तव में एक नेशनल पार्क में, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और एक बायोलॉजिकल पार्क में, या आप कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के मध्य क्या डिफरेंस है, उसको हम समझ जाएंगे। क्लियर। तो आप जैसा कि जानते हो कि नेशनल पार्क का क्या मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये राष्ट्रीय पार्क है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। इसका मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। अधिवास का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई यहाँ पर अपना निवास स्थल नहीं बना सकता, चाहे फिर वो टूर के लिए हो, चाहे फिर वो पर्यटन के लिए हो, या फिर उसको व्यक्तिगत रूप से रहने की बात हो। क्लियर। और ना ही यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधियों की परमिशन होती है। मानवीय गतिविधियों की परमिशन का मतलब कि कोई व्यक्ति यहाँ पर घूमने तक के लिए भी नहीं आ सकता है। क्लियर। तो ये फीचर होते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, नेशनल पार्क के अंतर्गत। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है साहब, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ना ही हम वहाँ पे अपना घर बनाएंगे, बट हमारे पशु जो हैं, हमारे जो जानवर हैं, उनको तो घास चर लेने दीजिए। तो सरकार ये कहती कि नहीं भाई साहब, ना तो आप जाओगे, ना ही आपके जानवर जाएंगे, और ना ही किसी प्रकार के आप जंगली उत्पादों को वहाँ पे इकट्ठा करोगे। मतलब जंगली उत्पाद का क्या मतलब कि कोई मान लो वहाँ पे औषधि का पेड़ है, या फिर वहाँ पे मान लो मधुमक्खी के छत्ते हैं, तो आप शहद की भी प्राप्ति नहीं करोगे। समझ गए? ये दो फीचर आप। तीसरा फीचर है, इस विशेष शरण स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में बाघ का संरक्षण किया जा रहा है, तो वही संरक्षण किसी पक्षी को भी प्राप्त होगा। अर्थात वही संरक्षण किसी गैंडे को भी प्राप्त होगा। क्लियर। वही संरक्षण किसी क्रोकोडाइल को भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि उस पूरे इन्वायरमेंट के अंतर्गत, या उस पूरी नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंतर्गत जितनी भी स्पीसीज आती हैं, चाहे वो जीवों की हों, चाहे फिर वो पादपों की हों, वो सब के सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। समझ गए? इतनी सारी चीज़ें। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आपने ये फीचर क्यों बताए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने इस बार के 2020 के प्रीलिम में भी यही प्रश्न पूछा था कि क्या नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी की जा सकती है। तो किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की जा सकती। अगर आपको ये पता होता तो आपका ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता। क्लियर। चलिए, आपने इतनी सारी चीज़ें, इसके फीचर देख लिए। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, किंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मानवों का बसना प्रतिबंधित होता है।
आप एक तरीके से समझ सकते हो कि नेशनल पार्क में तो कुछ भी नहीं परमिशन है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप जानवरों को चरा सकते हो। कुछ लोग वहाँ पर बस सकते हैं, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गांव वहाँ पर बस जाए जाके, कुछ लोग बस सकते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे टूरिज़्म की परमिशन होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको प्रश्न कैसे पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति नहीं होती जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटन की अनुमति होती है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात आपने कही है कि राष्ट्रीय उद्यान में ना तो पर्यटन की अनुमति होती है और ना ही अधिवास की अनुमति होती है। क्लियर। इसके बाद आता है कि ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र का मतलब कि यहाँ पर कोई एक स्पेशल स्पीसीज होगी जिसको यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। जैसे गुजरात के गिर वन में आप गिर वन में देखते हो ना एशियाई लॉयंस को। क्लियर। साथ ही आप कंचनजंगा कांजीरंगा में गैंडे की प्रजातियों को देखते हो। समझ रहे। आप जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखते हो। तो ये सारे रीज़न क्या हैं? ये वास्तव में पर्टिकुलर उस स्पीसीज़ को नोटिफाई करते हैं जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरे में होती है। क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब अंतर देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अंतर है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश या निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। क्लियर। अब आप लोग पहले ये सोचो कि इस पे प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो ना कि प्रश्न कैसे बनेगा तो आपको उस लाइन का मर्म पता चल जाता है। तो आप देखो कि इस लाइन में आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन तो राज्य सरकार एक निर्देश के द्वारा कर सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का गठन केंद्र सरकार की परमिशन पर होता है। समझ गए। आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं भाई साहब, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो चाहे नेशनल पार्क हो, ये दोनों के दोनों स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। समझ गए। यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको ये लगेगा कि राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय सरकार ही बनाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो लॉजिक लगाने की जो सीमा होती है वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है। तो आप समझ गए कि नहीं भाई साहब, दोनों को राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। क्लियर। फिर बात आती है कि एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। आपसे दूसरी लाइन ये पूछेगा, आपसे सिंपल से देखो ऐसे प्रश्न पूछता है यूपीएससी कॉन्सेप्ट वाले कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सत्य कथन है। तो आपको पहला तो ऊपर वाला दे देगा, दूसरा दे देगा कि राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जा सकता है, क्यों किंतु वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आप कहोगे भाई साहब आप उल्टा बोल गए। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, बट राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए। चलिए, अब आता है हमारा जैव मंडल आगार। कई बार क्या होता है कि जैव मंडल आगार जब लिखा होता है तो एस्पायरेंट इसको समझ नहीं पाते। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पर ये देख लें कि ये वास्तव में इंग्लिश में इसका वर्ड क्या होगा। और जब आप इंग्लिश में वर्ड देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है, तो बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको पता होता है। समझ गए। तो आप इसको लिख सकते हो। अब देखते हैं कि वास्तव में होता क्या है। इसके बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने, इसका जो बाहर का एरिया होता है उसमें मानवों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की परमिशन होती है। समझ गया। परंपरागत कार्यों का मतलब क्या होगा कि कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपनी रेहड़ी पटरी लगा रहा है, कोई अलग कारखाने इस्टेब्लिश किए हुए छोटे मोटे, क्लियर, कुटीर उद्योग टाइप के। साथ ही मानव बाहर बस सकता है, अपनी बस्तियां बसा सकता है। आप देखोगे कि कई सारे ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं जहाँ पे आसपास मानव की बस्तियां होती हैं। समझ गए। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर पता चल गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है,
उन दोनों के मध्य क्या डिफरेंस होते हैं और जैवमंडल आगार क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार होप स्पोर्ट किसे कहते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में हॉट स्पॉट, हॉटेस्ट हॉट स्पोर्ट, यहाँ तक कि इंडिया के हॉट स्पॉट, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हॉटेस्ट और हॉट स्पॉट के बाद एक वर्ड आता है होप स्पोर्ट। तो होप स्पोर्ट क्या चीज़ है, यूपीएससी इस पे प्रश्न पूछ सकती है क्योंकि हॉट पे पूछ चुकी है तो होप पे भी पूछ सकती है। तो होप का मतलब है सागर का वह क्षेत्र जहाँ महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो होप स्पोर्ट कहलाते हैं। क्लियर। और 2009 में मिशन ब्लू के तहत साल्विया अर्ल व आयुसियन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। समझ गए। आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मिशन ब्लू का संबंध किससे है, तो आप बता सकती हैं कि समुद्र से है, वास्तव में होप स्पोर्ट से। क्लियर। इस समय वर्तमान में कितने होप स्पोर्ट हैं, 76 होप स्पोर्ट हैं। क्लियर। क्या भारत में कोई होप स्पोर्ट है, तो भारत में मुख्यतः 2 होप स्पोर्ट हैं, एक अंडमान एवं निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। क्लियर। तो अब हम अंडमान एवं निकोबार को देख लें और लक्षद्वीप को देख लें ताकि आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए कि हाँ यही 2 होप स्पोर्ट हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारा भारत से हम चले बंगाल की खाड़ी की ओर, और बंगाल की खाड़ी के पास ये है आपका अंडमान। क्लियर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपने देख लिया कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका है। क्लियर। ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं। समझ गए। तो ये आपने अंडमान निकोबार आइलैंड देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे किसको, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप आपको मिलेगा अरब सागर में। ये है हमारा भारत, ये है अरेबियन सी, और यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ना, ये सारे के सारे हैं लक्षद्वीप। क्लियर। ये मेन है लक्षद्वीप। आप ये देख रहे हो कावारत्ती आपको यहाँ पे मिला, बंगारम मिला, अगाती मिला, कदमत मिला, किल्टन मिला। अब आपको याद आना चाहिए कि कदमत हो या किल्टन हो, क्लियर, इन सब के आधार पर हमने कई सारी पनडुब्बियाँ बनाई हैं। क्लियर। तो जब हम करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को रिलेट भी कर देंगे कि वास्तव में इसका नाम कदमत क्यों है, इसका नाम किल्टन क्यों है। समझ गए। ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ये आपने देख लिया, ये लक्षद्वीप है और वो आपका अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि भारत में 2 होप स्पोर्ट हैं। समझ गए। चलिए अब आता है कि जो मिशन ब्लू है, मिशन ब्लू में जन समर्थन के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया जाता है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मिशन ब्लू के अंतर्गत जन समर्थन लिया जाता है या इंडिविजुअल रूप से पार्टिसिपेट किया जाता है। और यहाँ पे आप लॉजिक भी लगा सकते हो। देखो कुछ चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें केवल हम लॉजिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा मिशन ब्लू है, अकेला तो कोई व्यक्ति समुद्र को साफ नहीं कर सकता, उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो पक्का इसमें जन समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए। तो ये आप समझ गए कि हाँ इसका क्या मतलब है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिनको यूनेस्को ने नोटिफाई किया है। ख़ास तौर पर इंडिया की वो कौन सी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने नोटिफाई किया है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और फिर हम इनको मैप के माध्यम से भी देख लेंगे ताकि हमें ये पता हो जाए कि अच्छा ये साइट यूनेस्को में हैं। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न लिस्ट वाइज पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी हैं। क्लियर। तो विश्व धरोहर स्थल पहली सूची है यूनेस्को द्वारा 1978 में पब्लिश की गई थी। भारत की विभिन्न जो प्राकृतिक धरोहर हैं उनको यूनेस्को ने लिस्टेड किया है। क्लियर। करंट में इस समय 7 हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट, महान हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। क्लियर। तो अब हम इन सातों को पहले लोकेशन में देख लेते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पूरा पश्चिमी घाट, आपको एक ये मिल गया। क्लियर। दूसरा आपको ये मिला महान हिमालय, ग्रेट हिमालय का रीजन। क्लियर। अब आपको हम दिखाते हैं
नंदा वैली, क्लियर, या फूलों की घाटी आप एक तरीके से कह सकते हो। नंदा देवी नेशनल पार्क ये है आपका, ठीक है। यहीं पे है आपकी फूलों की घाटी, या आप यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो, फूलों की घाटी ही डाल दो ताकि आपको क्लियर रहे। फूलों की वैली ऑफ देखो फ्लावर्स, ये देखो, ये आपका मिला यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स, क्लियर। तो ये आप देख रहे कितना मनोरम दृश्य है। तो पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा दिखा देते हैं आपको, फिर हम इसको 3D के माध्यम से, ये देखें, ये वास्तव में यहाँ पे फ्लावर ही फ्लावर हैं, क्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार, आप अगर पुरानी फिल्में देखते होंगे तो पुरानी फिल्मों में क्या होगा, नायक और नायिका इन्हीं फ्लावर वैली में आके डांस करते थे, क्लियर। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, आप ऐसे देख सकते हो कि ये फ्लावर वैली है, क्लियर। आपने किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। तो ये देख रहे कितना मनोरम दृश्य है वहाँ का। खासतौर पे जब आप लबासना में होंगे ना, तो आपको संडे संडे यहाँ पे घूमने को मिलेगा, तो आप घूमने भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब हमारा है यहाँ पे दूसरा, क्या नाम है उसका बताइए, केवला देव। देखो हम यहाँ पे आपको इसलिए दिखा देते हैं ना, ताकि आपको चीज़ें ये याद रहें। केवला देव, ये देखो राजस्थान भरतपुर में है, क्लियर। ये यहाँ से वापस आए हम, ये देखिए ये गया राजस्थान में, क्लियर। तो ये आपको मिल गया केवला देव नेशनल पार्क, कहाँ पे है बताइए, राजस्थान में, क्लियर। तो ये देखो नेशनल पार्क है आपका, समझ में आ गया कि हाँ नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब आपको मिलेगा मानस। मानस कहाँ पे है आपको पता है, आसाम में है। तो मानस, ये देखिए ये आपका है मानस नेशनल पार्क, ये देखो आपको मानस मिला। ये देखिए आप ऐसे देख सकते हो, ये देखिए मानस नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मास्टर, आपने ठीक बोला था। ये देखो गेंडा, क्लियर, ये हाथी देखो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अगला कौन सा हमारा रह गया बताइए। मानस हो गया, इसके बाद हमारा कौन सा रह गया, सुंदरवन आपको पता ही है, केवला देव, कांजीरंगा आपको दिखा देते हैं। कांजीरंगा आपको मिलेगा, कांजीरंगा, क्लियर, कांजीरंगा नेशनल पार्क। कई बार बच्चे क्या होते हैं कांजीरंगा और कंचनजंगा में कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर। तो कांजीरंगा आपका असम में है और कंचनजंगा आपका कहाँ पे है, सिक्किम में, क्लियर। ये है आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्राप्त है, क्लियर। तो ये देख सकते हो आप, हाथी देख रहे हो, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। चलिए अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं किसे, कंचनजंगा को भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हालांकि कंचनजंगा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये देखिए ये है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क, देख रहे हो सिक्किम में। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ कंचनजंगा कहाँ, और आपको पता होना चाहिए बगल में ही कंचनजंगा चोटी भी है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हो, ये कंचनजंगा आपकी चोटी है। इसको हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए है कितना मनोरम में दृश्य आप देख रहे हो, ये पहाड़ी की चोटी है। आप वैसे भले माउंटेनिंग ना कर पाए हो, बट हम आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये कंचनजंगा चोटी है, क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि सुंदरवन कहाँ पे है, समझ रहे हैं, सुंदरवन तो आपको अच्छे से पता है ना। ये है आपका सुंदरवन, ये क्लियर। तो ये सुंदरवन का एरिया है, आप ये समझ गए। फिर आपको क्या देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। मतलब
आपको पता है कि अधिकांश जो भी बने हैं वो सब 1972 के एक्ट के अंतर्गत ही बने। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी दे दे कि 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है। क्लियर। अगला है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई इंडिया में। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है कि टाइगर को संरक्षित करना। आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। आपसे बस दो तरह के प्रश्न पूछता है। एक तो वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा कि कौन कौन से टाइगर रेंज की कंट्री हैं। दूसरा, टाइगर के लिए वर्ल्ड लेवल पे कौन से इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तीसरा, कि कौन कौन सा जो टाइगर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हाँ, कि जो टाइगर को लेकर है वो कहाँ पे पहला इनिशिएटिव हुआ या कौन सी डिक्लेरेशन टाइगर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। क्लियर। तो बाकी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो वहाँ पे हम इसको अध्ययन करेंगे। अब आता है जीन पूल सेंटर। जीन पूल सेंटर क्या होते हैं? एक ही जाति में कुल आनुवांशिक विविधता को जीन पूल कोष कहते हैं। जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवांशिक पदार्थों का योग है। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई एक स्पीसीज़ है, उसके अंतर्गत बॉडी में कई प्रकार के जीन्स हैं। उन जीन्स की जो डाइवर्सिटी है उसको सम्मिलित रूप से हम जीन कोष कह देते हैं, और वास्तव में यही जीन पूल सेंटर होता है जहाँ पर इन जीन के कोष को संरक्षित करके रखा जाता है। नहीं समझे? देखो, ऐसे आप समझो कि आपकी जो बॉडी है वो कई प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। इस सेल में कई प्रकार के जीन होते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि फला जीन से हमारी बॉडी में ये चीज़ आ रहा, फला जीन से त्वचा का रंग बदल रहा, फला जीन से बाल जा रहे, फला जीन से हमारी बॉडी ऐसी हो रही, स्किन में ऐसा हो रहा। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप्स के जीन हैं, इन जीन्स को अगर हम एक जगह रख दें तो ये पूरा कहलाएगा कोष। क्लियर। और इन कोष को जहाँ पर संरक्षित करके रखा जाता है उसे कहते हैं जीन पूल सेंटर। समझ गए? चलिए, इतनी सारी चीज़ें जब आप समझ गए तो अगला आता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आम जीवन में आप हमेशा इसको सुन रहे होंगे क्रायो प्रिजर्वेशन को। इसमें क्या होता है? वास्तव में इसमें कोशिका, ऊतक, अंग एवं आनुवांशिक पदार्थों की जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए भंडारण की एक प्रक्रिया है। जैसे आज यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है आईवीएफ को लेकर, तो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है वो वास्तव में क्रायो प्रिजर्वेशन पर ही आधारित है। क्रायो प्रिजर्वेशन का एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई पुरुष है, कोई मानव है, वो अपने स्पर्म्स को जब किसी को डोनेट करता है तो ऐसा तो होता ही नहीं कि उस स्पर्म्स का तुरंत यूज कर लिया जाए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 2 दिन या 5 दिन के लिए उसको रखा जाएगा। तो उसको जिस टेम्परेचर में रखा जाएगा ताकि उस स्पर्म्स के जो वायरस हैं वो किसी भी तरीके से मरे ना या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अर्थात एक तरीके का ऐसा फ्रीजर है जहाँ पे मानव के शरीर से संबंधित जो जीन्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको संरक्षित करके रखा जाता है। वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। आप में से कई सारे लोग गाँव से हो तो आप लोग देखते होंगे कि गाँव में जब किसी जानवर को प्रेग्नेंट कराना होता है तो हम जिला हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो जिला हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो वास्तव में इसी क्रायो प्रिजर्वेशन वाले फ्रीजर से ही स्पर्म्स लाकर उस मादा में इंटरलिंक करता है। क्लियर? मतलब उस पर अंतःक्षेपित करता है। समझ गए? तो इसी को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। अब आप नहीं भूलेंगे। आपसे प्रश्न इस पे क्या पूछेगा? इस पे प्रश्न ये पूछता है कि वास्तव में इस तकनीक का यूज कैसे किया जाता है। तो इसमें द्रव नाइट्रोजन को अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है, मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर का नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का किया जाता है, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं, केवल और केवल द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का, ना कि सॉलिड और ना ही गैसी। समझ गए? चलिए, इतनी चीज़ें आप पढ़ लिए। अब कुछ बॉडी देख लेते हैं, हालांकि इन बॉडी को तो हम लास्ट में देखेंगे ही।
एनटीसीए क्या है? एनटीसीए का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर? इस पे यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है। एक तो इसे 1972 के एक्ट के तहत गठित किया गया है। ये एक स्टेचुरी बॉडी है। अब आप बताइए, आप अच्छे से जानते हैं कि स्टेचुरी बॉडी में और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक्ट में सम्मिलित होती है, और स्टेचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसे किसी एक्ट के तहत बनाया गया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट नहीं, आर्टिकल के अंतर्गत होती है मेंशन, समझ गए? जैसे महान्यायवादी, सॉरी महानियंत्रक लेखा परीक्षक, तो इसे क्या किया गया, 148 आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया गया। तो ये क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, और इसे 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गठन किया गया है। तो ये एक स्टेचुरी बॉडी हुई, मतलब सांविधिक। तो अब आप ये डिफरेंस समझ गए। बाकी हम प्रीलिम्स की सीरीज में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि केंद्र सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। अभी आपने पढ़ा था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इनको डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई साहब ये डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, वो ऐसे आएगा कि इनको क्रम में लगाइए। कैसे कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का गठन, क्लियर, या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नंबर 2 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, नंबर 3 प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत, नंबर 4 आपको दे देगा कि चतुर्भुज सड़क मार्ग परियोजना। तो आप समझ सकते हो कि ये सब के सब क्रम में ही भाई साहब लगे हुए हैं, समझ गए? तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा, तब आपको वहाँ पे ये तथ्य उपयोगी होंगे। अंतिम है, माइक प्रोग्राम किससे संबंधित है? माइक प्रोग्राम हाथियों से संबंधित है। कई बार आप कई सारे क्वेश्चन सुनते होंगे कि स्ट्रिप्स प्रोग्राम किससे संबंधित है, TX/2 प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो ये हम करंट के पार्ट हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि M स्ट्रिप्स क्या होता है, TX/2 क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या होती है। ये वास्तव में तीनों के तीनों टाइगर से संबंधित हैं, तो वहाँ पढ़ेंगे। माइक प्रोग्राम हाथियों से संबंधित है। सेव प्रोग्राम किससे संबंधित है? गिद्ध के संरक्षण से। होता क्या कि कई बार इस टीचर्स, कोचिंग संस्थान, अलग अलग नोट्स के लोग इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे कि माइक प्रोग्राम फला तारीख को इस दिन शुरू हुआ था, इतने सारे हाथियों को बचाया गया। जब पूछेगा ही नहीं तो इतना नॉलेज लेके हम क्या करें? सेव प्रोग्राम, गिद्ध को डाइक्लोफेनेक दवा से बचाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया, इसमें पहले इतने गिद्ध थे अब इतने हो गए, ऐसा नहीं पूछता यूपीएससी। ऐसे क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछेगा? एसएससी में, सीजीएल में, यहाँ तक कि पीसीएस वगैरह में कि सेव प्रोग्राम की शुरुआत किस दिन से हुई, या फला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 28 मार्च को, या 21 मई को। वहाँ ऐसे ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यूपीएससी आपसे नहीं पूछती। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा, कई सारे टॉपिक कवर किए आज कि एनटीसीए क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य क्या डिफरेंस होता है, कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, होप स्पोर्ट क्या होता है, समझ गए? साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व का क्या मतलब होता है, जीन पूल सेंटर क्या होते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है। तो इतनी सारी चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया। इससे ज़्यादा देखो आपको कहीं पे कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। आप चाहे जितना बैक ईयर उठा के देख लें, या आगे कुछ ही दिनों की बात है, 90 दिन, उसमें आप देख सकते हैं कि हाँ सच में ये आया था कि नहीं आया था, समझ गए? तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम क्या करेंगे कि अपने अगले पार्ट में कई सारी तथ्यात्मक चीज़ों को जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत में बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कानून कौन से हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में ये जो चीज़ें अब हम आपको पढ़ाएंगे, अब आप समझ पाओगे कि पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, रियो अर्थ समिट क्या होता है, उससे क्या क्या निकला। क्योटो प्रोटोकॉल को तो हालांकि हम जलवायु में पढ़ेंगे। साथ ही आप यहाँ पे ये देख पाओगे कि कार्टेजना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल क्या क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों का गहन अध्ययन हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व इंडिया में हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यहाँ पे हम बस बेसिक के रूप में आपको बताएंगे नाम और उनके स्टेट, बट हम आपको करंट अफेयर्स में और ज़्यादा गहनता से बताएंगे।
ताकि आपका जो एक प्रश्न आता है वो किसी तरीके से गलत ना हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।